चलिए, टॉपिक आगे का हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, अभी लास्ट जो हमने क्लास के अंदर जो टॉपिक कर रहे थे वो एक बार फटाफट से मुझे रिमाइंड करा देंगे। 5 ईयर प्लान का आई थिंक हम चैप्टर कर रहे थे। बताइए क्या समझ नहीं आ रहा है, बोलिए। बताइए फटाफट से। नोट्स में क्या लिखूं? नोट्स में क्या लिखते हैं बेटा? आज तक आपने पढ़ाई करी नहीं क्या? नोट्स में क्या लिखते हैं? जो टॉपिक्स हैं, जो पर्टिकुलर वन बाय वन हम टॉपिक्स को लेके चलते रहते हैं, और जो भी चीजें जो इम्पोर्टेंट है उनको आप टिक करते हुए चलो। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जिस समय ही तो मैं आपको बताता रहता हूँ कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा चीज, मान के चलिए कि कोई भी पर्टिकुलर लाइन है, कोई भी चीजें हैं, तो वो साथ के साथ उसको लाइन को ड्रॉ करते चलिए। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। आज तक क्या है कि आप डिपेंडेंट रहे हो, और आगे अगर फ्यूचर के अंदर सोचो, आज 11th हो गया, 12th हो गया, उसके बाद में जब आप कोई भी बड़े एग्जाम्स के लिए फाइट करोगे, तब वहां पे आपको नोट्स कौन बताएगा? ऐसे बताएगा तो है नहीं कि सर ये लिखिए आप। तो सबसे बड़ी चीज होती है बेटा, स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडी करना। बाकी देखो, हम तो बैठे ही हैं। सेल्फ स्टडी के अंदर क्या होता है कि खुद बच्चा क्या है, बुक से रीड करने की हैबिट डेवलप करनी होती है। जब यदि आप बुक से रीड करने की हैबिट डेवलप कर लोगे ना, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आ सकती है। ठीक है ना? तो ये चीजें बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको खुद से कुछ ना कुछ तो सीखना ही चाहिए ना। अदरवाइज फिर कब तक बताओ किसके भरोसे बैठे रहोगे? ये चीज मैं आज ही आप में ये डेवलप करना चाहता हूँ कि आप एक बार नोट्स के हिसाब से आप देखो तो सही कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट पढ़ रहे हो तो वो क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। अभी जैसे, अब मैं आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में जैसे बताता हूँ कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में क्या चीजें, हम टॉपिक चल रहा है क्या है, तो वो हाथ पेंसिल रखो हाथ में, बुक आपके पास में है। मैं जो भी चीजें वन बाय वन पैराग्राफ को रीड ही तो कर रहा हूँ, और उनको मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। रीड का मतलब आपको ऐसे नहीं पूरा पैराग्राफ रीड कर रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके अंदर, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो आपको देखना होगा ना कि भाई हम मुझे क्या क्या लिखना है। सर पढ़ाते वक्त किन किन चीजों पे फोकस करते हैं, मुझे उसको अंडरलाइन कर लेना है और मेरे कॉपी के अंदर राइट डाउन वही करना है। तो पढ़ते वक्त ध्यान दो कि सर क्या क्या चीजें पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं ना, उनके ऊपर आप क्या करिए, अंडरलाइन करिए, ताकि आपके कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर। आ रही बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत है अब? चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हमने जो लास्ट क्लास के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी, फिर उसके बाद में स्टार्टिंग करी थी हमने लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने बात करी थी कि लिबरलाइजेशन किस तरीके से, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे लिबरलाइजेशन के।
हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी, बैकवर्ड थी। ठीक है। शायद आई थिंक लिबरलाइजेशन का टॉपिक हम स्टार्ट कर चुके थे। एलपीजी मैंने बताया भी था आपको। कहाँ पे पहुंच गए थे? आई थिंक लिबरलाइजेशन कहाँ तक कर लिया था, मुझे आप बताइए। एक बार फटाफट से रिमाइंड करा दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ लिबरलाइजेशन को। अगर आपको किसी को कोई डाउट भी हो तो भी आप देख लीजिएगा। देखिए लिबरलाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि काफी टाइम बाद में, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 90s 80s की, तो हमारा इंडिया की जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो एक तरीके से बैकवर्ड था। तो मैंने आपको बताया भी था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो कि प्रधानमंत्री रह चुके हैं, वो बताया था मैंने, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बारे में कि उन्होंने क्या किया था 1991 के अंदर न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पॉलिसीज लेकर आए थे। ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमने क्या क्या सीखा, नई टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कैसे होता है, फिस्कल पॉलिसी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है टैक्सेशन से रिलेटेड, टैक्सेशन पॉलिसी। लोगों के द्वारा यहाँ पर पहले देखो एमएनसी नहीं थी हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया, एमएनसी डेवलप्ड करी और उनको एक अवसर दिया, उनको अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे यहाँ पर आके आपका बिजनेस को क्या करिए, एस्टेब्लिश करिए। तो वो क्या है, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टेब्लिश करती है, तो उससे एक तो क्या हुआ कि हमारे इंडिया के जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिली, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो मिली। और दूसरा चीज, हमारी जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ा, हमारे जीडीपी का ग्रोथ रेट भी बढ़ा। तो इस तरीके से हमारे हर एक सेक्टर को मदद मिली, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड सेक्टर हो। सभी सेक्टर को 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया ना, उसके बाद में सभी को इससे क्या हुई, हेल्प मिली। तो लिबरलाइजेशन का जो एग्जैक्ट अगर हम बात करें मीनिंग की, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारी जो भी पॉलिसीज है उनको क्या कर देना, लिबरल कर देना। लिबरल मतलब आसान कर देना, ताकि व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल पर्सन या कोई भी बिजनेसमैन क्या कर सके, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सके, सीधा फॉरेन से डीलिंग कर सके, और उनमें उनको कोई भी दिक्कतें नहीं आए। पहले के टाइम पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस हुआ करती थी, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हुआ करती थी, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हुआ करती थी। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ आपका अमाउंट बिजनेस का होना चाहिए, उसके लिए आपको बिजनेस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ता। तो इन सभी को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। अब कॉमन पीपल और एज वेल एज बिजनेसमैन सभी फॉरेन से क्या कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। इवन फॉरेनर्स भी हमारे यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब क्या, किस प्रॉब्लम को दूर करने से हुआ, लिबरल करने से। सारी चीजें क्या करने से, लिबरल, आसान कर दी। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या चीजें डीरेगुलराइज कर दी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। यहाँ पे डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आपके सामने है ना टॉपिक बेटा, अपूर्वा, टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको, अपूर्वा?
डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो देखिए इस पैराग्राफ को हम पढ़ रहे हैं और ये आपके इम्पोर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर पॉइंट्स में कुछ बातें लिखी हुई है, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वो क्या क्या है आप उनको देखिएगा। देखो रेगुलेटरी मैकेनिज्म वर एनफोर्स इन वेरियस वेज, मतलब अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कुछ नियम कानून लगाए गए। तो पहला क्या बोला इन्होंने, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर had to get permission from government official to start a firm, close a firm or decide the amount of the goods that could be produced। तो लाइसेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट है कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या करना पड़ता, गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाना चाहते हैं, इसके लिए हमें लाइसेंस की जरूरत है, तो आप हमें लाइसेंस प्रोवाइड करवाइए। प्राइवेट सेक्टर वर नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज, ये बता रहे हैं कि भाई कुछ प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो कि बिल्कुल अलाउड ही नहीं थे, कि आपको यहाँ पे काम ही नहीं किया जा सकता, आपके द्वारा आप नहीं कर सकते। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस ओनली इन स्मॉल सेक्टर एंड इंडस्ट्रीज, कुछ गुड्स थे जो कि मतलब ये एक तरीके से पहले की बता रहे हैं, लिबरल से लिबरलाइजेशन से पहले की बातें बता रहे हैं कि ये चीजें थी। कंट्रोल ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्री प्रोडक्ट, कि भाई आपको जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी प्राइस को फिक्स करना, डिस्ट्रीब्यूशन जो आपने किया वो भी एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड प्रोडक्ट का ही कर सकते हो इंडस्ट्रीज के। तो ये सारी चीजें जो है वो इन्होंने बताई कि ये कमियां थी पहले। एंड इसके बाद में द रिफॉर्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन आफ्टर 1991, 1991 में कुछ रिफॉर्म्स पॉलिसीज को लेकर आए, उनके द्वारा कुछ जो चीजें थी उनको क्या किया गया, रिमूव किया गया, मेनी रेस्ट्रिक्शंस उनको रिमूव किया गया। तो देखो पहला ऊपर बताया पॉइंट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज एबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरी। तो बताया ये मैंने पहले भी बताया था कि लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को क्या कर दिया गया, बिल्कुल से रिमूव कर दिया गया। रिमूव का मतलब हटा दिया गया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। और लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप कि उसमें ये चीज लिखनी भी है कि कुछ कैटेगरी के अंदर अभी भी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैंने आपको बताया भी था, एल्कोहल। और एग्जाम्पल भी देख के बताया था मैंने, आपको याद हो तो, कि एल्कोहल के ऊपर अगर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो सभी घर में एल्कोहल रहेगी, और आपने क्या कहा था, कर सर रोड पे सब पी पी के पड़े हुए रहेंगे, बोला था ना। तो इनके लिए क्या चाहिए, लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट, सिगरेट्स है, हजार्डस केमिकल्स है। अब जैसे कि आपने वो देखी होगी, एक मूवी आई थी, आप शायद आपने देखी होगी, छपाक करके, छपाक, दीपिका की, दीपिका पादुकोण की, दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी छपाक। ठीक है ना, तो उसमें देखो अब क्या हुआ, वो मेन जो मूवी जो बनाई गई है वो किस लिए बनाई गई है, ताकि जो तेजाब जो होता है उसकी बिक्री पर, उसकी सेलिंग पर क्या लगा दिया जाए, रोक लगाकर, और केवल उन्हीं को ही ये अलाउड किया जाए जो लाइसेंस रखते हैं। ठीक है ना, जिनके पास लाइसेंस होगा उनको बेचने का, केवल और केवल वही लोग इसको बेच सकते हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। और वास्तविक में जो
घटना हुई थी वो चीज उस मूवी के अंदर दिखाई गई थी कि भाई इसकी बिक्री के ऊपर कोई रोक ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कोई सी भी शॉप पे से ये चीजों को खरीद कर और लोगों की जीवन को क्या कर सकता है, वो बर्बाद कर सकता है। तो अब सोचो, इस तरीके के जो प्रोडक्ट हैं वो अगर खुले में मार्केट के अंदर बिकने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपका प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपकी लाइफ को। तो इस वजह से ये कहा जा रहा है कि आप सभी लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट को हटा नहीं सकते हो। हाँ, कुछ चीजों को हटाओ, आप रिमूव करिए, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको आप लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट से नहीं हटा सकते। इन्होंने बोला है अल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल, इंडस्ट्रीज, एक्सप्लोसिव्स, इलेक्ट्रॉनिक, एयर स्पेस, ड्रग्स, ठीक है ना, फार्मास्यूटिकल्स, जो मेडिसिन होती है। अब आपको पता है मेडिकल पे मिलती है, मेडिसिन मिलती है ना। तो मेडिकल जिसके पास में लाइसेंस होगा और फार्मास्यूटिकल का कोई सर्टिफिकेट होगा, फार्मेसी करी हुई होगी जिसने, ठीक है ना, वही व्यक्ति मेडिकल ओपन कर सकता है। और वही व्यक्ति सारी चीजें क्या कर सकता है, बेच सकता है मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें ऐसा है, ठीक है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी आपको, आप समझ सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी आप बेच रहे हो तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर्स आर पार्ट ऑफ द डिफ। अब देखो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के अंदर क्या क्या चीज, कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस मतलब आर्मी। आर्मी अब प्राइवेट सेक्टर में तो है नहीं, डिफेंस पूरा किसके कंट्रोल में, गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में, पब्लिक सेक्टर के अंडर में आती है वो। एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, एटॉमिक पावर जिसको अपन बोलते हैं, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में ही आती है। रेलवे, रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पूरा, ये भी पूरा का पूरा किसके अंडर में आता है, पब्लिक सेक्टर के अंडर में, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपना पूरा अधिकार कर रखा है। किसी भी व्यक्ति को ये अलाउड नहीं है कि वो खुद का अपना रेलवे डिपार्टमेंट खोलकर और रेलवे लाइंस को शुरू कर सकता है, नहीं। ये केवल और केवल किसके अंडर में है, ये किसके अंडर में है, केवल गवर्नमेंट के अंडर में। बोलिए, समझ में आई क्या। तो इसके लिए अब हम बात कर रहे हैं आगे, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो बैंकिंग सेक्टर्स होते हैं ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि उसके अंदर कौन कौन आते हैं, कॉमर्शियल बैंक हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस की बात करें, जो मार्केट है सेबी जिसको अपन कंट्रोल करती है, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के अंदर है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या नाम, पहले इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था। तो यहाँ से भी फाइनेंस का क्या किया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है, मतलब सारी चीजों को यहाँ पे परचेजिंग और सेलिंग की जाती है सिक्योरिटीज की। उन सभी फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करने का काम किसका है, आरबीआई का। आरबीआई इन सभी फाइनेंशियल सेक्टर्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है, उनके ऊपर कंट्रोल करती है, ठीक है ना। अब आरबीआई उनको रेगुलेट कैसे करती है, आरबीआई कहती है बैंक्स को कि आप अपने बैंक के अंदर इतना पैसा सेफ रखोगे और उसके बाद ही आप क्या करोगे, बाकी के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि बैंक है, बैंक क्या करती है, अ, आज हमारी कोई सी भी बैंक ले लो आप, पंजाब नेशनल बैंक ले लो, और या फिर एसबीआई बैंक ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, कैनरा बैंक ले लो, आईसीआईसीआई बैंक ले लो, कोई सी भी बैंक ले लो, ठीक है ना। वो उनका काम क्या है, पब्लिक से पैसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करना। पब्लिक अपना पैसा कहाँ जमा कराती है, बैंक में। बैंक क्या करती है, उन्हीं पैसों को, बैंक क्या करती है, उन्हीं पैसों को किन्हीं दूसरे पब्लिक को देती है,
हमने जो पैसा डिपॉजिट करवाया उसके ऊपर हमसे हमको कम इंटरेस्ट देती है, जबकि दूसरे को लोन दिया है ना किसी पब्लिक को, उससे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज करती है। जैसे कि हमको 6% दिया और उससे चार्ज किया 14%, तो 8% खुद का प्रॉफिट होता है। तो कॉमर्शियल बैंक इस लालच में सारे पैसे को लोन के रूप में यदि दे दे, तो सोचो मुझे वापस से पैसे की जरूरत पड़े तो बैंक मुझे कैसे वापस प्रोवाइड कराएगी। कमर्शियल बैंक हमसे ये कह सकती है क्या कि हमने तो ये पैसा लोन में दे दिया सर, अब तो आप 10 दिन बाद में लेना। भाई मैंने पैसा जमा कराया 1 लाख रुपए, और मुझे जब भी रिक्वायरमेंट होती है तब मैं उस बैंक में से पैसा निकाल सकता हूँ क्या? बैंक ये कह सकती है क्या नहीं भैया अभी तो क्या है कि एक व्यक्ति था, उसकी बेटी की शादी थी, सारा लोन उसको दे दिया, अब भैया हमारे पास में कोई पैसा नहीं है, अब आप 10 या 12 दिन बाद में पैसे लेना। नहीं कह सकते ना? क्यों नहीं? हमने जिस समय डिमांड किया ना, तो बैंक को वो पैसा तुरंत आपको देना पड़ेगा, उसी समय देना पड़ेगा, बिना देरी किए हुए। तो यही होता है बैंकिंग। अब ये पैसा कब दे पाएगी? ये पैसा कब दे पाएगी? जब उनके पास पैसा होगा। तो इसीलिए कम आरबीआई बैंक क्या करती है, कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल करती है कि आप पूरा पैसा लोन के रूप में नहीं प्रोवाइड करवा सकते हो, आपको इतना पैसा एटलीस्ट। क्या हुआ? नहीं हुआ तो पैसा नहीं हुआ तो? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता कि पैसा नहीं हुआ तो। पैसा रखना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस, आरबीआई के आदेश होते हैं, और उन आदेशों की अवहेलना बैंक नहीं कर सकता। आरबीआई कहता है कमर्शियल बैंक को कि आपको मिनिमम इतना कैश आपके पास में रखना ही है, तो कमर्शियल बैंक को उतना कैश कैश अपने पास में रखना ही पड़ेगा। अदरवाइज अदरवाइज अगर ऐसा नहीं किया तो आरबीआई क्या कर सकती है, उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकती है। ठीक है ना? अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, जैसे कि टैक्स रिफॉर्म के बारे में हम बात करें। टैक्स रिफॉर्म्स, टैक्स का मतलब आप जानते हो कि आपका कुछ पर्टिकुलर इनकम है या कोई भी पर्टिकुलर सेलिंग कर रहे हो, उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो पहले के टाइम पर टैक्स इतना ज्यादा था कि लोग बाहर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने से भी डरते थे। तो जब से ये लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया, तो टैरिफ रेट मतलब टैक्सेशन रेट्स, टैरिफ रेट्स को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इनको रिड्यूस कर दिया। ठीक है ना? तो इससे क्या हुआ, वो अब इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? टैक्सेशन के वैसे दो टाइप्स होते हैं, आपको मैं बताऊं। एक तो होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके के टैक्स होते हैं। किसी को पता है डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कोई बता सकता है? हाँ भाई, टैक्स यदि ज्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस जो है ना वो ज्यादा होगी। टैक्स यदि कम होगा तो उसकी प्राइस भी क्या होगी, कम होगी।
ये है। तो पहले हैवी टैक्सेस लगते थे, तो टैक्स के बारे में पूछ रहा हूँ। टैक्स जो है वो बता सकते हो आप कि टैक्स के टाइप्स जो है वो कितने टाइप्स के हैं? मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये बता सकते हो? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स। नहीं पता? देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है मैं बताता हूं आपको, सुनिएगा। कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल व्यक्ति सीधा डायरेक्टली ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा देता है, वो होता है डायरेक्ट टैक्स। मतलब आपके देने वाले के बीच में और टैक्स को रिसीव करने वाले के बीच में कोई भी इंटरमीडिएटरीज नहीं होता, तो वो कहता है डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप इनकम कमाते हो कहीं पर भी, जैसे आप काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सैलरी अर्न कर रहे हो, ठीक है ना? तो सैलरी अर्न कर रहे हो तो वो क्या है, आपकी इनकम है। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आपकी सैलरी इतनी से ज्यादा होगी, 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगी, तो उसको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो 2.5 लाख से ज्यादा होगी आपकी सैलरी, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब आप टैक्स किसको दोगे? आप टैक्स किसको दोगे? गवर्नमेंट को। तो क्या गवर्नमेंट और आपके बीच में कोई है क्या, व्यक्ति इंटरमीडिएटरीज है क्या? गवर्नमेंट को आप दे रहे हो टैक्स, बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट और आपके बीच में कोई इंटरमीडिएटरीज है क्या? नहीं है। तो ये टैक्स कौन सा टैक्स हो गया? डायरेक्ट टैक्स। कौन सा हो गया? डायरेक्ट टैक्स। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स। अभी अभी जो इनकम की बात करी थी ना मैंने, तो इनकम टैक्स इज द डायरेक्ट टैक्स। अब यदि मैं बात करूं कि इनडायरेक्ट टैक्स की, तो टैक्स का पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास में नहीं आता, वो पर्टिकुलर एक चेन के थ्रू गवर्नमेंट के पास में पहुंचता है। जैसे कि जीएसटी। जीएसटी सुना होगा ना नाम जीएसटी का? बोला सर, हाँ बिल्कुल सुना है। तो जीएसटी क्या है आपका? जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, आपने देखा होगा। आप जैसे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चरर ने गुड्स किसको दिया? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दिया? रिटेलर को। रिटेलर ने गुड्स किसको दिया? कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर फाइनली गुड्स को कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे कि आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, तो मोबाइल फोन खरीदा, तो आप पूछोगे कि भैया ये कितने रुपए का है? तो वो आपके इस मोबाइल फोन के ऊपर जो भी टैक्स होगा, वो टैक्स लगाकर और फिर आपको बताएगा कि इतना, ये मोबाइल फोन इतने रुपए का है, टैक्स लगाकर।
आपने कहा ठीक है। तो आपने किसको दिया वो टैक्स? रिटेलर को। बिल्कुल सही है रक्षा। वो सारे मिडिलमैन अपना 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 प्रॉफिट तो अर्न करेंगे ही ना। लेकिन टैक्स का पैसा कोई भी मिडिलमैन अपने पास में नहीं रख सकता है। भाई मैंने टैक्स किसको दिया? रिटेलर को। उसके ऊपर जो टैक्स वो किसको दे देगा? होलसेलर को दे देगा वो टैक्स। और होलसेलर वो टैक्स किसको दे देगा? मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर वो टैक्स किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से जो कंज्यूमर है वो सीधा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को डिपॉजिट नहीं करवा रहा है। वो टैक्स का पैसा एक चैनल के थ्रू गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट हो रहा है। बिल्कुल। पूरा पेमेंट तो करेगा ही। प्रोडक्ट का प्लस टैक्स का वो सारा पेमेंट करेगा। तो हमारे इंडिया के अंदर, हमारे इंडिया में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया वो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में, 2017 में। और इसके लिए काफी टाइम पहले से ही कार्यवाही चलती हुई आ रही है कि ये जीएसटी लागू करेंगे, जीएसटी लागू करेंगे, जीएसटी लागू करेंगे, बहुत टाइम पहले से। लेकिन अल्टीमेटली ये 2017 के अंदर ये जीएसटी लागू हुआ हमारे भारत देश में। जीएसटी आने से क्या हो गया कि हमारा जो एक पहले क्या होता था, टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी होती थी। 1 जनवरी को। देखो एक बार अच्छे से। नहीं, मैंने बोला 1 जुलाई को, जुलाई, 1 जुलाई 2017, जुलाई को बोला मैंने। 1 जुलाई को बोला मैंने। सही है। तो लेते हैं ना बेटा रक्षा, बिल्कुल लेते हैं। ये सभी प्रोडक्ट्स जितने भी है ना, उन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। कोई सा भी प्रोडक्ट ले लो आप। घर में 1 रुपए की जो स्टिक भी लेकर आते हो ना, स्टिक, माचिस, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है। तो ये देख लो। ये पूर्वा क्या बोल रही है? घूम के आ जाओ। पता ही नहीं चल रहा। मॉल में। सही बात है बेटा। अब आएंगे घूम के। अपूर्वा तो यही चाहती है जल्दी से जल्दी ये सारे लोग सलट जाएं और केवल मैं ही रहूं बस। मैं ही घूमूं बाद में अकेली। है ना पूर्वा? यही चाहते हो ना आप? ये देख लो, बोल ही दिया, मन की बात निकाल ही दी इसने।
तो बेटा सारे बच्चे सावधान रहो अपूर्वा से। ये किसी दिन भी हमको सल्टा सकती है, मतलब समझ रहे हो ना सल्टाने का मतलब। मतलब ये एक देसी लैंग्वेज में बताया मैंने आपको। चलिए। तो देखो, जीएसटी हमारे भारत देश में लागू क्यों किया गया था? ताकि भारत में टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी हो रही थी। मतलब गवर्नमेंट के पास में प्रॉपर टैक्स नहीं पहुंच रहा था। तो फिर बताओ, जब गवर्नमेंट के पास में टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट के पास में मेन रेवेन्यू तो यही है टैक्स का। ये टैक्स का जो रेवेन्यू है वो गवर्नमेंट के पास में नहीं जाएगा, तो बताओ फिर गवर्नमेंट कैसे भारत का डेवलपमेंट करेगी? डेवलपमेंट कैसे करेगी? समझ में आ रही चीजें? तो उस चीज को रोकने के लिए कि टैक्स की चोरी ना हो, इसीलिए जीएसटी को क्या किया गया? रेगुलराइज किया गया, अप्लाई किया गया। तो इससे क्या होता है? अब टैक्स कहां पर ही लग जाता है? सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन पर। जहां से गुड्स प्रोड्यूस होता है ना, बस वहीं पर ही टैक्स लग जाता है। तो फिर टैक्स की चोरी होने का कोई चांसेस ही नहीं बचा। आई बात समझ में? ये सारी बातें हमने करी। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बारे में अब बात कर रहे हैं अब अपन। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब आप जानते ही हो कि कोई भी पर्टिकुलर रुपी है और सामने वाली कंट्री दूसरी है, जो मान के चलिए अमेरिका है, तो उसका जो करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। तो वो क्या करते हैं, जब भी हमारे कंट्री में आते हैं तो हमारी कंट्री में डॉलर लेके आते हैं और उसका हम एक्सचेंज करके उनको देते हैं रुपी के अंदर, और वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारी कंट्री से खरीद सकते हैं। हम भी कभी जैसे जाते हैं अमेरिका के अंदर, तो अमेरिका वाले क्या करते हैं, हमारे जो रुपी है, हमारी करेंसी है, उसको कन्वर्ट करते हैं अपने डॉलर में। तो वो क्या करते हैं, अपने पास में एक रिजर्व मेंटेन करके रखते हैं, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो इस पर्टिकुलर पूरे रुपी को किस तरीके से डिटरमाइन करना है, कितना वैल्यू, जैसे आपने डॉलर का दिया तो उसके बदले में उसको कंपैरिजन करेंगे, कन्वर्ट करेंगे रुपी में, तो वो सब चीजें वो कंट्रोल में किसके रहती है? गवर्नमेंट के। आई बात समझ में? लेकिन आजकल क्या होता है कि गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है रुपी की वैल्यू को। ये तो क्या होता है, मार्केट के अंदर जो डिमांड और सप्लाई होती है ना, उसके बेसिस के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज होता है। मतलब रुपी की और डॉलर की प्राइस सेट होती है किसके बेसिस पर? मार्केट में जो डिमांड और सप्लाई है उसकी बेसिस के ऊपर। तो ये भी हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। अब हम आगे बात करते हैं ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में। लिबरलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट लेकर आए, लिबरलाइजेशन का जब कॉन्सेप्ट लेकर आए, तो वहां के लिए अगर मैं बात करूं कि ट्रेड जो है और इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा मतलब
एक लिबरलाइजेशन के टाइम से पहले ट्रेड करना और कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जैसे ही लिबरलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो हम ट्रेड करने लग गए, और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना होता है तो वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। न्यू टेक्नोलॉजी बाहर से हमने खरीदना स्टार्ट कर दिया। तो न्यू टेक्नोलॉजी को खरीदा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम, इन्वेस्टमेंट ही तो बोल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी में लेकर आए हैं। अब उस न्यू टेक्नोलॉजी से हमारे इंडिया के अंदर काम करेंगे, तो वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट ही तो है। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया हमने हमारे इंडिया के अंदर। तो इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल सिस्टम की, तो वो बहुत ज्यादा रिजिड था। रिजिड मतलब उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी कि किस तरीके से हम आ, उन रेस्ट्रिक्शंस को दूर करें। ये सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क था इंडिया के लिए। तभी तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आए लिबरलाइजेशन का। तो इससे क्या हुए कि एनकरेज हुए, कंट्रोल हुआ इंपोर्ट्स पर, टैरिफ रेट्स पर। ठीक है ना। तो लोगों लोग जो है ना, अब धीरे धीरे उनको समझने लग गए कि किस तरीके से हमारे इंडिया के अंदर वर्क होता है, और हमारी किस तरीके से ये पॉलिसीज जो है वो डिटरमिनेशन किया जाता है। कुछ चीजें यहाँ से अब हटी भी हैं तो वो भी उनको समझ में आई। रेस्ट्रिक्शंस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आप क्या कर सकते हो, अब इजीली कर सकते हो। ठीक है ना। तो कैसे, जितनी भी टैरिफ रेट्स हैं उनको रिड्यूस करके टैरिफ रेट्स को हटा दिया। लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट को हटा दिया। इंपोर्ट जो व्यक्ति करता है वो बिल्कुल कर सकता है बिना लाइसेंसिंग के रिक्वायरमेंट के। वही बात है, हजार्डस गुड्स जो होते हैं ना वो इंपोर्ट नहीं कर सकते आप। पहले अपन एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, अब हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो इंपोर्ट बिना, मतलब कोई पर्टिकुलर हजार्ड गुड्स होगा ना वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी तो सबके लिए लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट हटा दी गई है। एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है वो भी रिमूव कर दी, इंपोर्ट ड्यूटी है वो भी हटा दी, ताकि इंडियन मार्केट भी इंटरनेशनल मार्केट से क्या कर सके, कॉम्पीट कर सके। तो इस तरीके से लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो हमारे इंडिया के अंदर हमने लागू किया। तो बताइए, क्या लिबरलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या सभी स्टूडेंट्स को? अब तो कर सकते हो ना सभी? वेरी गुड। एक तरीके से ये मान के चलो कि मैंने पूरा वापस से रिवीजन करवा दिया है। तो आपको इसके नोट्स वगैरह तैयार करने हैं फटाफट। और देखो, आपको मैं बता दूं, पूरा चैप्टर खत्म होता होगा, फिर आप सोचोगे कि अब नोट बनाना स्टार्ट करेंगे, तो वो सही नहीं है। तुरंत आज आपने समझा है ना, और आज ही यदि आप नोट बना लोगे ना, तो आपको माइंड में भी रहेगी आपकी क्लास, और उस हिसाब से आप उसके नोट्स भी तैयार कर सकते हो। लेकिन पूरा चैप्टर खत्म होने का वेट करोगे फिर बनाना स्टार्ट करोगे, उससे क्या होगा, जो आज पढ़ाया वो आप 2 दिन बाद में तो भूल जाओगे। और आज पढ़ाया उसके नोट आज ही बना लोगे ना, तो क्लास भी रिमाइंड रहेगी और आपको इजीली सारी चीजें रिमाइंड भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्राइवेटाइजेशन का, तो याद रखिएगा। बताइएगा कि सर हम टॉपिक जो करेंगे वो है प्राइवेटाइजेशन। ओके, थैंक यू, बाय।